जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा, एक राजघराने का पला बढ़ा नौजवान है, तो वो आम जनता के दर्द को कैसे समझ पाएंगे कि अमृत भारत स्टेशन जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। और उसके बारे में अगर राजद के एक स्थानीय विधायक कह दें कि इसके मेरे अथक प्रयास से हुआ। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर सर्वे करते हुए सिमरी बख्तियारपुर में है। और सिमरी बख्तियारपुर की क्या स्थिति है, किसकी मजबूत स्थिति है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी बिहार में सरकार, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहरसा जिला के बीजेपी उपाध्यक्ष रितेश रंजन जी हैं, जो यहाँ से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके पास वो अनुभव है कि क्या सिमरी बख्तियारपुर को जीता जा सकता है, कैसे सिमरी बख्तियारपुर को जीता जा सकता है और क्यों ज़रूरी है सिमरी बख्तियारपुर को एक परिवार से बाहर जीत कर और इस क्षेत्र का विकास करें। क्योंकि माना जा रहा है आज़ादी से लेकर अब तक की जो राजनीति रही है उसमें एक परिवार का दखल रहा है और यहाँ से लेकर मानसी तक चाहे ज़मीन का मामला हो, कहीं ना कहीं विवाद रहता है। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप काफ़ी समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, पहले भी आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या बदलाव आपको दिखता है? 4.5 साल हो गया है जो वर्तमान विधायक हैं, कुछ कर पाए हैं, क्षेत्र को बदल पाए हैं, विकास हो पाया है, या बस सिर्फ यहाँ होर्डिंग वहाँ पोस्टर? क्या लग रहा है आपको? चलिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि चुनाव के समय जो आपने उठाई है बात जी कि वर्तमान विधायक जो है ये हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान विधायक का विषय जो है जब आम जनता के बीच में जाएंगे तो उससे सारा चीज़ उठ के सामने आता है। बिल्कुल। और जिस राजा परिवार के वो हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर मेहनत करता है, लोगों के बीच संघर्ष करता है, लोगों के दुख दर्द को समझता है और वहाँ से उठ करके जब सदन को जाता है तो उसको समझ में आता है कि हमको कैसे काम करना है, कैसे हमको जो है अपने क्षेत्र को सजाना है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा, एक राजघराने का पला बढ़ा नौजवान है, और वो व्यक्ति जब इस दर्द को नहीं जानता है तो वो आम जनता के दर्द को कैसे समझ पाएंगे। 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी आप खुद पत्रकार हैं, आप क्षेत्र के किसी कोने में चले जाइए, अगर विकास कहीं दिख रहा हो तो हम कहेंगे कि हाँ, उन्होंने विकास किया। और ये हम कोई ऐसा नहीं है कि हम उनके दल के विरोध में एनडीए के हैं इसीलिए बोल रहे हैं। हम एक आम नागरिक के नाते आपको बोल रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपको स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी। वैसे शहर के सड़कों को भी अगर आप देख लें तो बहुत अच्छी आपको बता दें कि सिर्फ जो है बोर्ड पर जो है विकास दिख रहा है और बोर्ड पर जो है विधायक जी दिख रहे हैं। इनको ये समझ नहीं है कि हम किस विषय को, कौन सा विषय उनसे जुड़ा हुआ है, कौन सा विषय जो है केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, कौन सा विषय बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है। जो केंद्र सरकार का जुड़ा हुआ है उस विषय को भी बोर्ड पे लगा रहे हैं कि भाई ये जो है अब अमृत भारत स्टेशन, आप जरा सोच के देखिए कि अमृत भारत स्टेशन जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। और उसके बारे में अगर राजद के एक स्थानीय विधायक कह दें कि इसके मेरे अथक प्रयास से हुआ, तो इससे बड़ा जो है विडंबना क्या हो सकता है। अभी हाल के दिनों में उन्होंने कह दिया कि सहरसा में जो एयरपोर्ट हुआ है उसके लिए भी हमने प्रयास किया। आप अपने विधानसभा की बात तो छोड़ दीजिए, आप दूसरे विधानसभा की बात करते हैं। बिल्कुल। अगर अभी हमारी पिछले महीने उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने सवाल भी किया था कि आप अपने घर के चारों तरफ जो रोड है उसकी स्थिति, जब हमारी गाड़ी जाती है तो वो मतलब ऐसे झूला की तरह झूलता है जैसे हम लक्ष्मण झूला पे झूल रहे हों, चाहे वो बुरा भी मान गए हो जैसे में। लेकिन वाकई सवाल उठता है, लोग कहते हैं जब हम बांध के उस पार जाते हैं या फिर इसी पार में लास्ट में जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ तो एक आते नहीं हैं। अभी किसी जगह पे प्रोग्राम था, वहाँ आए, हमारे गांव में जब आए तो उन्होंने अपने नाक पर रुमाल रख लिया। एक जनप्रतिनिधि अगर अपने नाक पे रुमाल रख लेता है तो जनता को आप कितना भी समझाएं, वो तो यही सोचेगा कि हमसे आपको नफरत है। देखिए, हमने पहले ही ये बातें आपको कही कि एक परिवार का लड़का है और उसको जब
इससे पहले कभी जीवन में जो है वैसे लोगों के बीच गया नहीं। आम गरीब गुरुआ का क्षेत्र है यहाँ पूरी की पूरी आबादी जब जो बांध के भीतर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के लोग कैसे जीवन जीते हैं। बिल्कुल 2010 में जब स्वाभाविक तौर पे बांध के भीतर हैं तो मछली पालन करते होंगे। 2000 का यही कहना था, मैं लाइन कंप्लीट कर देता हूं कि शायद वो लोग मछली का काम कर रहे थे, वहां से थोड़ा मछली का बदबू आ रहा होगा। तो 2010 में जी मैं यहाँ राजनीति में प्रवेश किया। 11 में जिला परिषद बना, जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना। उस समय जब मैं बांध के भीतर गया तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र आज़ादी के 70-72 साल भी इतना पीछे क्यों है। तो वहाँ पे सबसे पहले डेंगराही का आंदोलन हुआ था। उस डेंगराही का अनशन हुआ और 19 दिन का चला अनशन। ये जो है प्रेम कुमार जी उसमें नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने अनशन तुड़वाया था। उस समय विनोद सिंह गुंजियाल जो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं बिहार के, और वो उस समय यहाँ डीएम हुआ करते थे, वो 2 बार उस जगह पे गए। आज उस डेंगराही का जो पुल बना है उस पर भी इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि हमने बनाया। बिल्कुल, उसको लेके तो बहुत लोग दावा कर रहे हैं। हम थोड़ा आपका एक ये भी दिखा देते हैं कि ये आपका एम्बुलेंस चलता है, शायद फ्री एम्बुलेंस सेवा होगा। जी, तो क्या क्या काम आता है लोगों के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2011 में मेरा जो यहाँ आना हुआ था, दिल्ली के लक्ष्मी नगर ललिता पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी, सैकड़ों लोग उसमें मरे। तो हमारे क्षेत्र के भी लोग जो है उसमें 7 लोगों का देहांत हुआ था। उस समय कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ एक सोशल वर्क से जुड़े हुए थे और उसके जो अध्यक्ष हैं वो आज पद्मश्री अवार्डेड भी हैं। उस समय हम लोगों ने उसके लिए काम किया था और वहीं से शुरुआत हुई मेरी राजनीतिक एंट्री सिमरी बख्तियारपुर में। लोगों के बहुत दबाव के बाद मैं यहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद एक पूरे ज़िले में सर्वाधिक मत से मैं यहाँ चुनाव जीता। उसके बाद जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना। उस समय मैं देखता था कि लोग, 2011 की बात मैं आपको बता, लोग खटिया पे पेशेंट को लेके जाते। बिल्कुल, मेरा पहला प्रयास यही हुआ। मैंने उस समय सबसे पहला एम्बुलेंस सेवा 2011 में शुरू किया कि कोई भी व्यक्ति मेरे रहते जो है गरीब गुरुआ व्यक्ति खटिया पे जाने के क्रम में उसका देहांत ना हो जाए। मैंने इस सेवा को बांध के भीतर के लोगों के लिए भी अवेलेबल कराया कि आप घाट तक अगर आप आते हैं उसके बाद हम आपको ये सेवा बहुत बड़ी तो ये सेवा उस समय से लेके ये अब तक चल रहा है। माँ बहनें, चाहे कोई डेड बॉडी हो, सब वाहन भी, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर रक्त शिविर भी हम लोगों का लगता है और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग रात के 12 बजे 2 बजे जिसको जो ये सुविधा होता है ये होता है मानवता की सेवा। किसी भी भावना से आप करें। पद है सरकारी, हालांकि पार्टी और सामाजिक पद पे रहे हैं, चुनाव भी इन्होंने जिला परिषद का जीता है, लेकिन आज भी इनका ये एम्बुलेंस चल रहा है बिना किसी सरकारी लाभ के। सिर्फ जनता का जो सेवा है पार्टी के लिए या समाज के लिए, उसे आप कर रहे हैं। अच्छा, आपने बीजेपी को चुना, बीजेपी को आपने अभी ज्वाइन किया है और बीजेपी के लिए इतना इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सिमरी बख्तियारपुर है, माना जाता है कि यहाँ से बीजेपी स्टार्टिंग में एक बार शायद जब स्थापना हुई थी बीजेपी के, तब चुनाव यहाँ पे बीजेपी लड़ी थी। इस बार क्या लग रहा है, ये सीट आपके गठबंधन में बीजेपी के खाते में जाए या फिर जदयू के जाए या एलजेपी के जाए? कौन मजबूती से किस पार्टी का ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ मान रहे हैं आप? कैसे आप देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हाल के दिनों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हम लोगों के माने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री। उसके बाद बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन से ये मजबूत होना शुरू हुई है। क्योंकि हम लोगों को एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। इस क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में बीजेपी मात्र 2 सीट पे चुनाव लड़ती है। एक आलोक रंजन जी सदर से लड़ते हैं और एक नीरज बबलू जी जो माननीय मंत्री हैं वो लड़ते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं, हम लोग बीजेपी में रह के ऐसे वो सारा सीट जो एनडीए लड़ता है, हमारा अलायंस पार्टनर लड़ता है, वो हम हर सीट को अपना सीट मानते हैं। लेकिन हर पार्टी और हर दल कहीं ना कहीं चाहती है कि हमारा जनाधार बढ़े। और ये पिछले टर्म ही 2020 के चुनाव में ही ये बीजेपी के कोटे की सीट थी और बीजेपी ने अपने खाते से मुकेश सहनी जी को ये सीट दिया। बिल्कुल। और सीट हालांकि हम लोग लूज़ कर गए, उस पर भी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वो लूज़ सीट नहीं था, ये जानबूझ करके लूज करने वाली बात हो गई थी सीट को। बिल्कुल। तो कुछ कारण से ऐसा परिस्थिति बना
कुछ हमारे उस समय एक आपके लोजपा को करीब लोजपा के जो उम्मीदवार थे, लोजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन कुछ उसके बावजूद भी हम लोग सीट जीत जाते। लेकिन हम लोगों के जो उस समय के नेता थे मुकेश सहनी जी, हम कहेंगे कि उन्होंने अपने कारण इस सीट को लूज किया। अपने एक कैंडिडेट का जो अपना वोट समेटने का तरीका होता है उस तरीके में कमी थी। उस समय भी बात चली थी कि उनके चुनाव लड़ने के तरीके में भी कमी थी, और कोविड के भी शिकार हो गए थे, उस कारण से भी उनका आना थोड़ा सा क्षेत्र में कम हुआ था, और इस कारण से जो है वो सीट लूज हुआ। तो इस बार क्या 1500 वोट से मात्र हम 1500। इस बार क्या लग रहा है आपको, अगर बीजेपी, क्योंकि ये सीट अभी पीछे काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार जीत के जाते हैं तो एक हिंदू मुसलमान का बात कभी चल जाता है, कभी जो है आपके यहाँ काम होता है गरीब और अमीर में, तो ये माना जाता है कि वो चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो गरीब वाले इलाके में जाना नहीं चाहते। उनका इस तरह से भाव रहता है, अगर किसी मछुआरे के गांव में चले जाएं तो नाक पे वो रुमाल रख लेते हैं, मछली की बू आती है उनको। ये सब बातें बांध के उस पार में महिलाओं का देखिए, हम लोग तो कोविड का जब समय आया ना, तब सैनिटाइजर से हम लोगों की परंपरा पड़ी। ये लोग तो जब पैदा हुए ना, तभी से सैनिटाइजर हाथ में लगाने की आदत है। उस समय हम लोग जानते भी नहीं थे कि वो क्या होता है जो हाथ में लगाया जाता है। ये लोग जब भी क्षेत्र में जाते थे तो ये होता था। तो इससे आगे इस सीट से जैसे दावेदार माने जा रहे हैं आपके पार्टी के भी, बीजेपी से भी, एलजेपी से भी और जदयू से भी। जदयू के लोग भी कहते हैं कि भाई हम भी हैं, और स्वाभाविक है, सभी पार्टी वाले जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक सभी डटे रहेंगे। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा दिखते हैं? रितेश रंजन अपने आप को कहाँ खड़ा देखता है कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता के लिए, जैसे आप लगातार काम कर रहे हैं शुरू से अब तक, अपने आप को आप क्या मानते हैं? इस बार आप उम्मीदवार हो रहे हैं, रितेश जी उम्मीदवार बीजेपी के हों या किसी भी एनडीए में किसी भी पार्टी से हों, रितेश जी अगर उम्मीदवार होते हैं तो क्या रोड मैप होगा रितेश जी का? क्योंकि पार्टी के एजेंडे के अलावा जब तक क्षेत्र का कोई नया आपने समीकरण नहीं बनाया हो, क्षेत्र के जनता के हित की बात नहीं किया हो, तब तक आप क्षेत्र का लाडला नहीं बन पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, ये नेता जीत तो गया, मोदी के बल पे वोट मिल गया, नीतीश के बल पे और जीत गया। असली नेता वही है जो जिनका अपना भी जनाधार हो। तो रितेश जी अपने जनाधार के लिए कौन कौन सा रोड मैप बनाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि हमारे चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का, हम आपको बता दें, सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने हमको बहुत प्यार दिया। प्यार किस तरह से दिया कि एक दिल्ली का हादसा और यहाँ के भटपुरा गांव से जुड़े लोगों की मौत होती है, कुछ जो है भौरा के लोगों की मौत होती है, वो उसको हम लोग छोटा काम ही मानते हैं। एक जनसेवा में रहा लोग, समाज सेवा में रहा लोग, इसको एक हादसा था, हम लोगों ने काम किया। उस आधार पे यहाँ हमको पहली बार जिला परिषद बनाया, फिर हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने, फिर ये सीट जो है महिला हो गया, माँ जिला परिषद बनी, चेयरमैन का सीट 2 वोट से लूज की। तो लगातार कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग गए। इस बार अभी जो चेयरमैन का चुनाव हुआ नगर परिषद का, तो लोगों ने अपार बहुमत दिया, बहुत कम अंतर से, मात्र 200-250 वोट के अंतर से हम यहाँ चुनाव हारे। तो हम लगातार जनता हमको मदद कर रही है। और ये आपको हम बता दें कि हम जिला परिषद क्षेत्र भी जब चुनाव लड़ते थे, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े, पहली बार नहीं दूसरी बार, वहाँ हमारी जाति के लोग बहुत कम थे, फिर भी लोगों ने अपार बहुमत से मुझे जिताया। तो मुझे चेहरा देख के नहीं जिताया, पहली बार कोई आदमी हवा में जीत जाता है, लेकिन दूसरी बार वो अपने मेहनत से जीतता है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार लोगों का मिला है। 2015 जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े तो उस समय हम तीसरे पोजीशन पर रहे, जब दिनेश चंद यादव थे वहाँ पे, एक तरफ यूसुफ सलाउद्दीन लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम तीसरे पोजीशन पर रहे। उस समय भी 10,000 लोगों ने मुझे वोट दिया। तो हम मानते हैं कि हमारी मेहनत का ये परिणाम हमको मिलता रहा है। लेकिन अभी हम लोग बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम अभी ये नहीं कहते हैं कि ये सीट जो है किसको मिलेगा किसको नहीं, एनडीए के किसी भी कार्यकर्ता को ये सीट मिलेगा। आपको हम बता दें कि भारी बहुमत से एनडीए यहाँ चुनाव जीतेगी। और हम लोग इस बात को लेकर नहीं चाहते हैं कि बीजेपी हम ही को कैंडिडेट बना दे। बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट बना दे, जदयू किसको भी कैंडिडेट बना दे, या लोजपा यहाँ कैंडिडेट बना दे, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, कोई कैंडिडेट होगा, तो हम लोग हर सीट को एनडीए का सीट मान के चलते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एनडीए को यहाँ पे जिताना है।
इस रूप में काम बिल्कुल एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता का जो जवाब होता है, सधा हुआ भाई पार्टी के वर्कर हैं और जिसको भी टिकट देगा उसके साथ लगे हुए रहेंगे, लेकिन जीत एनडीए की होनी चाहिए, इसे सोचकर काम कर रहे हैं रितेश जी। नहीं भी खड़ा होंगे हालांकि। अच्छा, एक विषय पे हम आपको और टोकेंगे। देखिए, ये हम एक अलग से एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग भी एनालाइज करते हैं। ये जो एरिया है वो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का जो ये कोसी का जो जोन है, ये इस इलाके में अगर हम इस सीट का एनालाइज करें एनडीए के दृष्टिकोण से, तो एनडीए के दृष्टिकोण से यहाँ अभी 13 विधानसभा है, जिसमें 8 विधायक जो है हमारे जेडीयू के हैं, 8 विधायक जेडीयू के हैं, 2 विधायक जो है आपको बीजेपी के हैं। 3 सीट पे जो है यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, एक सिंहेश्वर में है, मधेपुरा में और सिमरी बख्तियारपुर में। तो हमको लगता है कि 10 सीट पे एनडीए है। एनडीए का एक बहुत ही फर्टिलाइज लैंड है, ये फर्टाइल लैंड है कि भाई यहाँ से बहुत एनडीए के ये है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आधार को मजबूत करना चाहती है, और आधार मजबूत होना भी चाहिए। जब आपके अपने दल के नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। उस दृष्टिकोण से बीजेपी के खाते में ये पहले ही सीट चलेगी। हाँ, अब है कि जो एनडीए का अलायंस है, जो नीतीश कुमार जदयू है, पिछले बार नीतीश कुमार अपने कोटे में मांझी जी को रखे थे, तो नीतीश कुमार को फिर मांझी जी को साथ लेके चलना था। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी को लोजपा को भी साथ लेके चलना है, मांझी जी को भी साथ लेके चलना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ लेके चलना है। तो इस बार बीजेपी जो है अपने कोटे की ही सीट न किसी अलायंस को भी देगी। उस परिस्थिति में बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चूंकि जदयू यहाँ बाहुल संख्या में है और एक नियम भी है, जो सिटिंग सीट है उसको एक विशेष परिस्थिति में ही आप चेंज कर सकते हैं। सिटिंग सीट 8 उनका है तो उनके पास रहेगा। सिंहेश्वर में जो है रमेश ऋषिदेव जो माननीय मंत्री थे पहले, वो बहुत कम अंतर से हारे थे। तो हमको लगता है सिंहेश्वर भी जदयू अपने कोटे में, क्योंकि हमको इस विषय पर नहीं बोलना था, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम लोग जो एक समान कार्य करता है, क्योंकि ये बड़ा विषय है, नेतृत्व का सवाल है इसमें, वहाँ भी वो लगता है मधेपुरा भी उसके हाथ में जदयू को है। तो अब ये सीट जो बख्तियारपुर है वो जदयू को बहुत जाता नहीं दिख रहा है हमको। हम ऐसा नहीं है कि हम एनडीए के पार्ट है, जदयू को मिलेगा, जदयू के लिए भी हम लोग उतना ही मिलते हैं, लेकिन हमको लगता है ये जदयू को जाता नहीं दिख रहा है। यहाँ जाने की संभावना 2 ही दल को है, या तो बीजेपी को जा सकता है या एलजेपी को, क्योंकि एलजेपी भी अगर 20-25 सीट पर चुनाव लड़ती है तो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं हर कमिश्नरी स्तर पर 1-2 सीट तो वो लड़ेगी ही। उस दृष्टिकोण से ये सीट उसका मजबूत दावा दिखता है। भाजपा का ये दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि भाजपा को ही सीट देना है और खुद ही लड़ना है। तो भाजपा का हम लोग हर हाल में इस परिस्थिति में चाहते हैं कि भाजपा यहाँ चुनाव लड़े, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका मिले। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है, किसी अन्य अलायंस दल को भी मिलता है, तो हम आपके इस चैनल पे आज आपको बता दे रहे हैं, आप इसके चुनाव के रिजल्ट और परिणाम के बाद ही बात करिएगा। ये सीट एनडीए ही जीतेगी यहाँ से, बिल्कुल ये सीट एनडीए जीतेगी, ऐसा बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके कारण भी कई हैं। जब क्षेत्र में आप जाते हैं तो हालांकि चाहे कितना भी बोर्ड लगा लें, पोस्टर लगा लें कि अमृत भारत स्टेशन हमने बनवा दिया, एमएलए साहब नेशनल हाईवे बनवा दिया, डंगराहे पुल बनवा दिया, सारे काम आपने ही करवा दिया, लेकिन लोगों को पता है कि विधायक क्या कर सकता है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है। इसलिए जनता जानती है और जनता का जो रुख होगा आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखा जाएगा कि वो आपको कितना पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी की ओर उनका रुख रहता है। रिजल्ट आने तक बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। हर एक न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।